जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पुराण की विशेषताएं। इस प्रकार के पुराण साहित्य में मत्स्य पुराण का दर्जा उभय पक्षीय है। एक तरफ तो इसमें व्रत, पर्व, तीर्थ यात्रा आदि का अधिक दान देने की प्रेरणा की है और दूसरी तरफ राजकर्म, शासन व्यवस्था, गृह निर्माण, मूर्तिकला, शांति विधान, शकुन शास्त्र आदि जीवन उपयोगी विषयों पर भी विशद रूप से विवेचन किया गया है। भारतीय साहित्य में नारी जाति की गरिमा का परिचय देने वाला प्रसिद्ध सावित्री उपाख्यान मुख्य रूप से इसी में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वाराणसी, हिमाचल, नर्मदा आदि की प्राकृतिक शोभा का पाठक्रम वर्णन साहित्य दृष्टि से उच्च कोटि का माना जा सकता है। और भी कितने ही विषय ऐसे हैं जो इस पुराण में उत्कृष्ट तथा उपादेयता को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि अब परिस्थितियों के बदल जाने से अधिकांश पाठ उनकी उपयोगिता बहुत कम अनुभव कर सकेंगे, पर अब से कुछ सौ वर्ष पहले ही हमारे देश एक बड़ा भाग उन्हीं का अनुसरण करने वाला था। राजधर्म वर्णन में क्या है, आइए देखते हैं। मत्स्य पुराण के राजकृत और राजधर्म वर्णन विशेष रूप से महत्व रखता है। इसमें केवल प्रजा पालन करने और दान पुण्य का ही जिक्र नहीं किया गया है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक युग में ये बातें बहुत बदल गई हैं। तलवार और तीरों के युद्ध के बजाय वायुयानों से बम वर्षा और रॉकेट से युद्ध होने जाने का जमाना आ गया है। तो अब से 400 वर्ष पहले तक भारतीय नरेशों के लिए राज्य व्यवस्था और शासन संचालन के लिए नियम और विधियां ही उपयोग में आती थी। प्राचीन काल के राज्य का पूरा अस्तित्व एकमात्र राजा पर ही रहता था। यदि उसे किसी भी उपाय से नष्ट कर दिया जाए तो सारी राज्य व्यवस्था खंड खंड हो जाती थी। इसलिए अन्य बातों के साथ राजा की भी अपनी सुरक्षा के लिए भी सदैव सजग रहना पड़ता था। इस संबंध में मत्स्य पुराण का निम्न वर्णन दृढ़ है। राजा को सदैव कौवे के समान शंका युक्त रहना चाहिए। बिना परीक्षा के राजा को कभी भोजन या शयन नहीं करना चाहिए। इसी भांति पहले ही परीक्षा करके वस्त्र, पुष्प, अलंकार तथा अन्य वस्तुओं का भी उपयोग में लाना चाहिए। कभी भीड़ भाड़ में न घुसना चाहिए और न अज्ञात जलाशय में उतरना चाहिए। इन सब की परीक्षा पहले विश्वसनीय पुरुषों द्वारा करा लेनी चाहिए। राजा को उचित है कि अनजान हाथी और घोड़े पर कभी सवार ना हो और ना ही किसी अज्ञात स्त्री के संपर्क में आवे। उत्सव के स्थान में उसे निवास करना नहीं चाहिए। अपने राज्य तथा दूसरे राज्यों में से भी उसको जाने हुए चरण बुद्धि वाले, कष्ट सहिष्णु और संकट से न घबराने वाले जासूसों से नियुक्त करना चाहिए, जो उसे सब प्रकार के रहस्यों की सूचना देते रहे। फिर भी राजा को किसी एक गुप्तचर के कथन पर ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब 2-4 गुप्तचरों की रिपोर्ट से उस बात का समर्थन हो जाए तब उस बात पर भरोसा करें। इस वर्णन में आश्चर्य या अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। अन्य लोगों के संघर्ष करने वाले, दूसरों के अस्तित्व अपहरण करने वाले शासकों की स्थिति ऐसे ही खतरे में ही रहती है। पुरानी बातों को छोड़ दी। जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर को अपनी रक्षा के लिए अपनी सकल सूरत से मिले हुए और वैसे ही पोशाक तथा रंग ढंग वाले कई व्यक्ति अपने निवास स्थान पर रखने पड़ते थे, जिससे कोई जल्दी ही असली हिटलर को पहचान कर आक्रमण न कर सके। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बाल्कन प्रदेश के और भी कई शासक रखते थे, जहां षड्यंत्रकारियों और गुप्त घातकों का अधिक जोर था। अब भी ऐसे बड़े शासकों के प्राण नाश के लिए तरह तरह की चालाकियों से काम लिया जाता है। रूस के जार को मारने के लिए षड्यंत्रकारियों ने बड़ी घंटा तैयार की थी, जिसके भीतर डायनामाइट का भयंकर बम छुपा हुआ था। इस घड़ी को मुक्त रूप से राजमहल के किसी कमरे में लगवा दिया गया। एक नियत समय पर जब उसका घंटा बजा तो उसकी चोट से बम फूट गया और महल का एक भाग उड़ गया। जब इस जन जागृत के युग में ऐसी घटनाएं संभव है तो प्राचीन काल के षड्यंत्र नरेशों को सावधान रहने की कितनी अधिक आवश्यकता थी, इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा।